पीयूष सिंह राष्ट्रवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं समस्या और समाधान विद शैलेश पांडे। शैलेश जी नमस्कार, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस समय विश्व पिछले लगभग 1.5 साल से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। क्या स्थिति है अभी कोरोना की, आप कुछ हमें हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए पीयूष जी, इस वक्त जो कोरोना के कारण परिस्थिति है पूरी दुनिया की, वो बहुत ही अच्छी नहीं है। और जहां तक बात हम हिंदुस्तान की करेंगे तो हिंदुस्तान की स्थिति इस वक्त बहुत ही भयावह है। हमने हमारे राष्ट्रवाद न्यूज पर ये सारी चीजें, सारे आंकड़े हमने रखे दर्शकों के लिए, और मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि इस वक्त हिंदुस्तान की जो हालत है वो बड़ी भयावह है। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि कोई भी घरों से बाहर ना निकले जब तक आपको कोई बहुत जरूरी काम, आपके घर में कोई बीमार है, उसे हॉस्पिटलाइज करना है, आपको कोई मेडिसिन खरीदनी है, या बहुत ही जरूरत है तो ही जाइए, या आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अत्यावश्यक सुविधा से संबंधित आप लोग हैं, आप समाज सेवक हैं, या आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि इस वक्त जो ये सेकेंड वेव आया है, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि सेकेंड वेव में ये रूप ये धारण करेगा कोरोना। पहला वेव आया, देश ने बहुत अच्छी तरीके से, सारे प्रदेशों ने, देशों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, और हर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे, सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर अच्छी तरीके से काम किया। हाँ, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, वो तो राजनीतिक लोग हैं तो थोड़ा सा उठापटक होता ही है, स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी ये एक चित्र गया पूरी दुनिया में कि हिंदुस्तान ने कोरोना पर संयम पाया, कोरोना को रोका। फर्स्ट वेव के बाद ऐसा लगा, और कई राजनेताओं ने यहाँ तक भी कहा कि अब हमारा देश ये दुनिया को एक दिशा देगा, भारत दुनिया को दिशा देगा। और उसके बाद जिस तरह से लोग लापरवाह हो गए, बाहर निकलने लग गए, भाजी मार्केटों में भीड़ लगने लग गई, बहुत सारे प्रोग्राम भी चालू हो गए थे। बिल्कुल, शादी के बड़े बड़े फंक्शन होने लग गए, सामाजिक कार्यक्रम होने लगे, धार्मिक कार्यक्रम होने लग गए, अन्य अन्य कार्यक्रम बड़े बड़े होने लग गए। और सबसे बड़ी बात ये जो चुनाव वाली बात रही, एक तरफ अगर हमारे देश का कोई राज्य जैसे महाराष्ट्र में सेकेंड वेव जो आई, पहले आई सबसे, और वो महाराष्ट्र ग्रस्त था कोरोना से, और हम पूरा देश, पूरी दुनिया देख रहा था कि किस तरह से महाराष्ट्र को कोरोना का सेकेंड वेव अपने चंगुल में पकड़ रहा है। और उसके बावजूद भी जिस तरह से बंगाल में चुनाव की बड़ी बड़ी रैलियां होने लगी, तमिलनाडु में होने लग गई, केरला में होने लग गई, पांडिचेरी में होने लग गई, और भी कई जहां उपचुनाव हुए वहां होने लगे, मुझे ये लगता है कि उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगानी चाहिए थी, थोड़ा सा फोरकास्टिंग करना चाहिए था, एक विजन के साथ काम करना चाहिए था। अब देखिए, आज ही अगर आपने न्यूज के माध्यम से देखा होगा तो आज ही जो मद्रास हाईकोर्ट है, मद्रास हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर किया है कि अभी ये जो वेव, सेकेंड वेव जो बहुत बुरी तरह से फैला है, इसके लिए चुनाव आयोग जवाबदार है। क्यों नहीं चुनाव आयोग को इसके लिए जवाबदार रखकर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए? क्यों नहीं चुनाव आयोग ने रोका? जब इतना तेजी से कोरोना देश के अन्य प्रांतों में, राज्यों में फैला हुआ था, तो चुनाव आयोग ने उस पर लगाम लगानी चाहिए थी। और मुझे तो मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि यही बात बंगाल पर भी लागू होना चाहिए कि बंगाल में भी चुनाव आयोग चाहता तो 8 चरणों का जो चुनाव लिया गया, वो 8 चरणों की जगह पे आप 4 चरण में कर सकते थे, आप इस चुनाव को जल्दी समेट सकते थे। मैं आपकी बात को यहाँ काटना चाहूंगा कि जिन राज्यों में कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी भी इस बार बहुत ज्यादा ग्रस्त है, वहां तो चुनाव नहीं थे, तो फिर चुनाव का मुद्दा क्यों आ रहा है? देखिए, विषय ऐसा है, आपने महाराष्ट्र का नाम लिया, दिल्ली का नाम लिया और उत्तर प्रदेश का नाम लिया, और सही बात है कि ये तीनों राज्यों में चुनाव अभी नहीं,
लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है वो ग्राम पंचायत प्रधान के चुनाव शुरू हैं। वहां पे रैलियां नहीं हो रही है ना बड़ी बड़ी, वो लोग जो कर रहे हैं वो जी गांव स्तर जी, तक। जी बिल्कुल, लेकिन वो ग्राम स्तर पे भी जो गांव के लोग हैं वो सारे लोग तो वहां पे कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। इवन यहाँ तक कि महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों से और देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों से जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, मतदाता हैं, वो तो गए। और दूसरे राज्यों में जब कोरोना का केस बढ़ने लग गया तो भी दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में गए हैं लोग। और महाराष्ट्र की हम बात करें तो ये ऐसा है, महाराष्ट्र देश का एक औद्योगिक कैपिटल कहा जा सकता है। मुंबई आर्थिक राजधानी है और मुंबई जो है ये बहुत ही सघन बस्ती वाला शहर है। आज करोड़ों लोग यहाँ पे रहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी है यहाँ पे, धारावी। और ये जो सघन बस्ती है, शहर ज्यादा है महाराष्ट्र में। देश के सभी लगभग प्रांतों के लोग यहाँ पर आकर व्यापार करते हैं। कोई व्यापार करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है। हर सेक्टर के में हर प्रांत के लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। तो वो भी एक बड़ा कारण बना, जनसंख्या एक कारण बना, सघन बस्ती एक कारण बना कि महाराष्ट्र में हर चीजें ज्यादा फैली। लेकिन मैं देखूंगा कि पहले वेव में जिस तरह से महाराष्ट्र में यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ी सूझबूझ के साथ सभी को साथ में लेकर अच्छा लगाम लगाया था। और मैं आशा ये व्यक्त करूंगा कि इसमें भी मैं तो ये सभी देश के मुख्यमंत्रियों से ये मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आपके प्रदेश में जो भी आपके विरोधी पक्ष है वो आप उनको भी साथ में लीजिए। और विरोधी पक्ष को ये चाहिए कि हमेशा वो आंदोलन ना करे, हमेशा वो इस्तीफा दे कि राजनीति ना करे। और वो सत्ताधारी जो लोग हैं सत्ता सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संकट में एक दूसरे को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि ये संकट है। अच्छा, अभी तो ये जो वेव है वो बहुत तेजी से, आज की केस की बात करें तो 3.5 लाख से ज्यादा इंडिया के केस, ऑल ओवर इंडिया के। वहीं महाराष्ट्र में 70,000 के लगभग केस है। अब जो होना था वो तो हो गया, इसका रोकथाम क्या है? क्या ऐसी चीजें सरकार को करनी चाहिए जिससे अब इस पे लगाम लगे? जी बिल्कुल, देखिए आज के दिन में 3,53,000 केस हिंदुस्तान में आए हैं और अब तक का ये सबसे ज्यादा केस हुआ है। हमारे देश के अंदर 1,95,000 लोग कोरोना के कारण मौत के गाल में समा गए। ये बड़ा ही दुखद है। आज जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पड़ गई है और कहीं कहीं तो हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि शमशान में लाइन लगी हुई है लाश। मतलब हम अगर एक संवेदनशील व्यक्ति के नाते सोचे तो सिहर उठता है ये शरीर कि क्या हालात है हमारे देश के। महाराष्ट्र में देखिए 5 हॉस्पिटलों में आग लग गई और आग के कारण लगने के कारण कई कोरोना के जो रोगी थे जो इलाज कराने आए थे वो बेचारे तड़प तड़प के मर गए। कई लोग ठीक होने के कगार पे थे, कई लोग सीरियस थे। आज ये कैसा क्रूर लगता है एकदम, जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं। ऑक्सीजन के अभाव में लोगों का मरना। ऑक्सीजन के लिए जो मारामारी चल रही है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन उत्पादन में। सबसे पहले नंबर पे आता है कर्नाटका, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। ऐसा क्या कारण हो रहा है कि आज की डेट में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी हो गई है? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि महाराष्ट्र एक बड़ी आबादी वाला राज्य है, सघन बस्तियों वाले शहर यहाँ पे ज्यादा हैं। और दूसरी बात क्या है कि महाराष्ट्र में मैंने जो देखा है कि जो टेस्टिंग हो रही है, कोरोना की जो टेस्टिंग हो रही है, वो टेस्टिंग सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हो रही है। और आज के दिन तो रिकॉर्ड बना है। आज के दिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, एक दिन में सबसे ज्यादा टेस्टिंग का रिकॉर्ड बना है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो वैक्सीनेशन चालू है उसका भी रिकॉर्ड बना है। एक दिन में 5 लाख लोगों को वैक्सीन आज ही दिया गया है। तो ये सब कारण है कि ज्यादा रोगी यहाँ पे, जब हम ज्यादा लोगों को टेस्ट करेंगे तो ज्यादा रोगी वो पाए जाएंगे।
तो फिर उनको उस हिसाब से उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी, बेड की ज़रूरत पड़ेगी, और बेड पे जाने के बाद फिर कई लोग ठीक हो जाते हैं। अब तो होम आइसोलेशन भी शुरू किया है, लोग होम आइसोलेशन में भी रह के भी ठीक हो रहे हैं, तो कई लोग सीरियस भी हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, महाराष्ट्र की बात करें या और प्रदेशों की बात करें जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है, जहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जैसे महाराष्ट्र और दिल्ली, अभी हाल ही में अभी फरवरी गया है जहाँ पे लोगों ने अपना विधानसभा सत्र में बजट पास किया, जहाँ पे महाराष्ट्र का जो बजट था वो 12,500 करोड़ का था स्वास्थ्य बजट, और दिल्ली की बात करें तो 9,934 करोड़ का बजट था। अब 1-2 महीना ही बीता है, लेकिन आज भी डिपेंड हो रहे हैं हम केंद्र सरकार के ऊपर। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि 12,500 करोड़ का जो बजट था एक साल का स्वास्थ्य का, वो कहाँ गया? यहाँ पर सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट है, महामारी की जो भयावह रूप है वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। तो 12 करोड़ का यहाँ तो 50,000 करोड़ भी कम पड़ेगी। और रही बात केंद्र की बात, देखिए कोरोना जब आया, चाइना से आया, पूरे देश में दुनिया में गया, तो कोई जानता नहीं था कि इसका क्या दवाई है, क्या इलाज है, क्या रूप है, क्या स्वरूप है, कैसे ये फैल रहा है। ये तो WHO ने जैसे जैसे पूरी दुनिया को बताया कि हाँ भाई ऐसा लॉकडाउन लगाना है, इसका ये स्वरूप हो सकता है, या इस पर इस तरह से रोकथाम होनी चाहिए, यहाँ पे ये रेमडेसिविर काम में आ रहा है, कहीं पे कोई दवाई काम में आ रही है। बाद में वैक्सीनेशन पे काम हुआ तो हर दुनिया के अलग अलग देशों ने उस पर रिसर्च किया, वहाँ के साइंटिस्ट लगे और फिर ये वैक्सीन इजाद किया गया। तो अभी सारी प्रोसेस चल रही है, अभी फाइनली हम कुछ भी नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट ये है क्या और इसका क्या 100% क्या इलाज है। मैंने तो ये भी देखा है कि जो डबल डोज लगाने के बाद भी कई लोगों को कोरोना हुआ है और उनकी डेथ हुई है। हालांकि ये इक्का दुक्का हुआ है, ज्यादातर लोग तो इंजेक्शन लगाने के बाद ठीक ही हैं अभी तक, और भगवान करे ठीक ही रहे। लेकिन अभी भी मैं ये कहता हूं कि राज्य का विषय अब नहीं रह गया, ये विषय पूरे देश का है। और मैं तो ये कहता हूं कि ये किसी एक देश का भी विषय नहीं है, ये पूरी दुनिया का विषय है, क्योंकि आज मानवता खतरे में है, आज हमारी ये धरती खतरे में है। और भारत की जो संस्कृति है, वो भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, विश्व एक परिवार की संस्कृति है। और उस संस्कृति के हिसाब से हमको सारे राज्यों को मिलकर एक राष्ट्र बनकर और सारे राष्ट्रों को मिलकर एक विश्व बनकर इस धरती माता को बचाने के लिए, इस मानवता को बचाने के लिए हमको एक होकर काम करना पड़ेगा। सर, ये जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं सरकार, पुलिस, डॉक्टर सब मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जनता की भी, जो हम देशवासी हैं, विश्व के जो लोग हैं, उनकी भी ये लड़ाई कहीं ना कहीं आ गई है कि वो अपने आप को कैसे बचाएं। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, कि जिससे वो इस लड़ाई में सहभागी बने और अपने देश को, अपने घर को, अपने कुटुंब को बचाएं? मैं जनता से यही हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि ये संकट सिर्फ आप पर नहीं, आपके देश पर नहीं, पूरी दुनिया पर है। और दुनिया को बचाना है, अपने इस देश को बचाना है, तो प्रत्येक व्यक्ति ने जो नियम कानून केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आपकी स्थानिक सरकारों ने आपको बताया है, उसका पालन करना है। हमें ये बताया गया है कि मास्क लगाना है, कहीं भी घर से बाहर निकले तो मास्क हमारे चेहरे पे होना ही चाहिए। हम बीच बीच में हाथ को सैनिटाइज करते रहे या साबुन से हाथ धोते रहे। हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है तो करना ही है। हमें कहीं भी भीड़ भाड़ नहीं करना है, हमें जो भी नियम कानून है उसका पालन करना है। क्योंकि देखिए, ये जो कोरोना है ये अभी बड़ा ही भयावह रूप धारण किया, और जिस तरह के आप हालात देख रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, दवाइयों की कमी, बेड की कमी, लोग कहीं कहीं तो लोग रास्ते पे, एक जगह मैंने देखा एक माँ के गोद में 32 साल के बच्चे की मौत हो जाती है, उसको हॉस्पिटल में सही इलाज नहीं मिल पाता है। ऑक्सीजन न मिलने के कारण कई अस्पतालों में 20-20, 25-25 लोगों की जान चली जाती है। ऐसी भयावह स्थिति, और ये स्थिति देखने के बाद भी अगर
हम आग में कूदे, अपना जान में जोखिम में डाले, तो ये योग्य नहीं है। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि ये जो वक्त है ये बहुत बुरा वक्त है। भगवान न करे ये किसी के ऊपर आए। जब किसी घर का एक आदमी बीमार पड़ता है तो उस घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। और इस कोरोना काल में तो ऐसा हुआ है कि एक घर के 5-5 लोगों की जीवन लीला ही समाप्त हो गई। एक घर में 2-2 लोग, 3-3 लोगों को कोरोना हो गया। कोई ये हॉस्पिटल में है, कोई वो हॉस्पिटल में। लोगों की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई। तो मैं ये हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि हम अपने परिवार की तो मदद करें ही करें, अपने साथ साथ अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने इष्ट मित्र हैं, अपने मित्र मंडल के लोग हैं, अपने जान पहचान के लोग हैं, अपने आस पड़ोस के लोग हैं, जिससे जितना बन पड़े, जिसका जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के हिसाब से इस संकट के क्षण में हमें मानवता के नाते एक दूसरे को मदद भी करनी चाहिए। और ये मैं हाथ जोड़कर सभी से विनती करूंगा। बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सरकारें तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन हर चीज हम सरकार के ऊपर ही थोपेंगे तो कैसे चलेगा। हमें अपने मानवता को बचाने के लिए, अपने पड़ोसी को बचाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों को बचाने के लिए हमें खुद को भी आगे आना ही पड़ेगा। और लोग आगे आ रहे हैं, हम भी आए, आप भी आए, यही मैं विनती। धन्यवाद शैलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी तरीके से अपनी बात को रखा है, लोगों को समझाया है। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो समस्या और समाधान का हमारा शो था वो हम आउटडोर शूट करते थे, लेकिन ये जो कोरोना काल का जो सेकेंड वेव आया है, इसमें हम सभी को अपने आप को बचा के चलना है। हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा, जिसकी वजह से जब तक ये कोरोना काल चल रहा है, जब तक ये सेकेंड वेव का जो स्पीड है वो थम नहीं जाता, तब तक ये शो हम अपने इंडोर में ही शूट करके आप तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन विशाल के साथ मैं पीयूष सिंह, राष्ट्रवाद न्यूज।